इकबाल जी, योग दरअसल है क्या? योग के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है और सभी लोग आजकल योग के बारे में जानते हैं, परंतु आचार्य महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करना कोई नहीं चाहता। जो अष्टांग योग का पालन बताया है आचार्य महर्षि ने, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 चीजों का पालन करने पर ही संपूर्ण योग और योग के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक 8 अंगों का पालन नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आज की जनरेशन में आसन पे ही ज्यादा जोर देते हैं, आसन का ही ज्यादा महत्व है। और ये इतिहास की बात करें तो आसनों का जो वर्णन है बीज रूप में वेदों में मिलता है। उपनिषद काल में इसका वर्णन ज्यादा मिलता है, क्योंकि भारतीय जो चिंतक थे उनका तत्व ज्ञान के प्रति अधिक ध्यान होने के कारण योग विद्या का विकास उपनिषद काल में अधिक हुआ। उसके पश्चात मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हठ योग का विकास हुआ। हठ परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम शरीर का शोधन और शरीर का विकास जरूरी है, ताकि आसन और प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग के आदि गुरु हैं। हिमालय पर्वत के कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने सप्त ऋषियों को सूत्र रूप में योग का ज्ञान दिया। यह सप्त ऋषि विश्व के अलग अलग क्षेत्र में जाकर योग का प्रचार प्रसार किया। आधुनिक समय में योग एक पुरानी चीज है, इसकी कितनी प्रासंगिकता है? देखिए सर, आज योग की बहुत इम्पोर्टेंस है। योग हर बीमारी में, हर क्षेत्र में योग की उपयोगिता है। इसलिए भारत सरकार ने योग को स्कूलों में लागू किया है और योग स्कूलों के साथ साथ अस्पतालों में भी स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है। जैसे आयुर्वेद में लिखा है, सबसे स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यानी आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वह है व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे ताकि बीमार ही नहीं हो। अगर बीमार हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए। इन दोनों ही कार्यों में योग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में तो योग की भूमिका है ही है। इसके अलावा अगर व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रसित हो जाता है तो भी योग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए भी योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटे व्यक्तियों को सही संतुलित करने के लिए और दुबले व्यक्तियों का थोड़ा शरीर का वजन बढ़ाने के लिए, यानी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। इकबाल जी, आपके खुद के जीवन में योग ने क्या क्या परिवर्तन किए? सर, मेरे जीवन में योग ने बहुत सारा परिवर्तन किया। मैंने सबसे पहले योग के अंदर बीएमएस करने के पश्चात 2008 में योग से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया। उसके बाद में मैंने एमएससी योग किया। उसके बाद मैंने पीएचडी इन योग किया। उसके बाद में मैंने नेट इन योग किया। इसके पश्चात क्यूसीआई इन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके अंदर योग टीचर लेवल 2 क्वालिफाई किया। और योग मैं नित्य योग करता हूँ और समाज सेवा के रूप में अलग अलग जगह पे जाके योग भी करवाता भी हूँ। कभी कभी मैंने योग का कहीं से पैसा नहीं लिया है। अभी भी हमारा योग सीआई चेनाराम जी प्रचार के सहयोग से, गोवर्धन विलास थाने के सहयोग से और आचार्य प्राचार्य प्रोफेसर महेश दीक्षित जी के सानिध्य में संजीवनी एक चूर्ण आता है जो कोविड के लिए है। संजीवनी किट प्रदान की है राजकीय वर्धा आश्रम बलीचा के अंदर, और उनको हम कोविड से बचने के लिए योग भी करवा रहे हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सके। तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनको योगा करवाया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये था इकबाल जी कि आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में योग ने क्या क्या प्रभाव डाले? मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में योग की वजह से मेरा शरीर पूरी तरह से संतुलित है। मैं सुबह उठने के पश्चात 1 घंटे नित्य योग करता हूँ, जिससे आज 40 वर्ष की उम्र में भी मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। और मैं पिछले 25 सालों से मैंने कोई भी मेडिसिन किसी बीमारी के लिए नहीं खाई है। इकबाल जी, आपने बहुत सारे लोगों को योग सिखाया होगा, क्या क्या लाभ उनको योग सीखने से हुए?
योग से जब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमको थायराइड की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है या डायबिटीज की समस्या रहती है, तो उनको बीमारियों के अनुसार 2 से 5 आसन बता देते हैं और वो जब लगातार उन आसनों का 2 से 6 महीने तक लगातार अभ्यास करते हैं तो उनकी जो मेडिसिन की डोज है वो कम हो जाती है। जैसे किसी को 75 mg की मेडिसिन चल रही है तो 50 mg हो जाती है, थायरोक्सिन ज़्यादा चल रही है तो वो कम हो जाती है, थायराइड पे प्रभाव पड़ता है, थायराइड कम हो जाता है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे उसको नियंत्रण करने के लिए लंबे समय तक अपने को लगातार इसका अभ्यास करना पड़ता है। और मैं कहूँगा पूरे योगाभ्यास, यम, नियम और आसन और प्राणायाम सबका एक साथ अभ्यास किया जाए तो साइटोसोमेटिक प्रभाव पड़ता है। शरीर के साथ साथ मानसिक प्रभाव भी पड़ने से हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वह बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती। इकबाल जी, अब इन दिनों जब कोविड-19 नाम का वायरस हमें परेशान कर रहा है और ऐसे में एक शब्द का बार बार जिक्र होता है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, और उसके साथ साथ अब योग शब्द भी इसके साथ बहुत सुनाई देता है, तो क्या योग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और क्या योग से बढ़ी हुई इम्यूनिटी से हम कोविड-19 से अपना रक्षण कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर। आज का वर्तमान दौर है इसके अंदर इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो अपने शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी का विकास है, यह है सहज होता है। अपने जन्म से भी अपनी इम्यूनिटी होती है, कालज होती है, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार भी इम्यूनिटी शरीर को प्राप्त होती है और इसके अलावा वैक्सीनेशन के द्वारा भी इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी, वास्तविक इम्यूनिटी है वह आयुर्वेद, वह योग से ही प्राप्त होती है। जो अपने भारतीय कल्चर है वह इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग अपने आप में इम्यून है हर मौसम के प्रति। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा यहाँ का खान पान, रहन सहन सब ऐसा है कि अपने आप में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। और जो आयुर्वेद जो औषधियाँ हैं वह लंबे टाइम तक यूज करने से, जैसे गिलोय है, त्रिफला है, आंवला है, और इन सब चीज़ों को जो रसायन है इनको काम में लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर योगा अभ्यास भी किया जाए तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। इनके अलावा अपने षटकर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। षटकर्म करने से अपने पाथ क्लियर हो जाते हैं। षटकर्म आचार्य महर्षि गरुड़ ने 6 बताए हैं। लिखा है, धोतिर बस्ती नेति नोली त्राटकम तथा कपाल भाती सचेतानी षटकर्माणी समाचरेत। यानी कपाल भाती का तो बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कपाल भाती अपने सभी लोग करते हैं। कपाल भाती से फेफड़ों को पूरी विस्तार होता है और कपाल भाती एक शोधन की क्रिया है। इसके अलावा धोती है, बस्ती है। धोती जो ऊपर की सफाई करती है, आंतों के ऊपर की तरफ सफाई करती है। बस्ती नीचे की तरफ सफाई करती है। नेति है, जल लेती है, सूत्र नेति है, ये की जा सकती है। ये जो नासागत मार्ग है, पाथ है, इसकी सफाई करती है। इसकी जब क्लीनिंग होगी, इसमें कफ जमा हुआ नहीं होगा तो अपने को इन्फेक्शन की संभावना कम रहेगी। नोली, उत्तर प्रदेश में जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वह नोली उसके लिए लाभदायक है। और कपालभाति तो आप भली भांति जानते हैं, कपालभाति सभी लोग करते हैं। कपालभाति हृदय रोगियों के अलावा और उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है। बाकी सभी लोगों को कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति मोटापे को लिए के भी और डाइजेशन, पाचन तंत्र को भी लेकर और श्वसन तंत्र के भी लिए बहुत ही लाभदायक शोधन क्रिया है। इकबाल जी, वे लोग जो दिन भर काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, उन्हें भी अपने काम काज के बीच में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? ऐसे कौन से योग या प्राणायाम वो छोटे छोटे समय में कर सकते हैं जिससे वे स्वस्थ बने रहें? देखिए सर, काम काज करने वाले व्यक्ति जो कार्य करते हैं, जो कोई मेहनत का कार्य करते हैं या ऑफिशियल कार्य करते हैं, दोनों को ही योग की आवश्यकता रहती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमें तो योग की जरूरत ही नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं एक पोजीशन में करते हैं। जबकि मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं तो वो भी एक पोजीशन में करते हैं। चलना, जैसे पैर की क्रियाएं होती है और गर्दन की क्रिया होती है, लेकिन बीच के शरीर की कोई क्रिया नहीं होती। चलना, मॉर्निंग वॉकिंग आपके लिए लाभदायक है, लेकिन एक तुलनात्मक स्टडी हो चुकी है कि योग की तुलना में मॉर्निंग वॉकिंग ज़्यादा लाभदायक नहीं है। 1-2 ग्रुप बना के कंपेरेटिव स्टडी की गई है, मॉर्निंग वॉकिंग करने वाले और योग करने वाले। तो योग करने वालों में जो व्याधिक क्षमता है और अन्य जो बीमारियों के प्रति है वह इम्यूनिटी ज़्यादा पाई गई है, बजाय पैदल चलने वालों को जो मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं। और इसके जो योग करते हैं, योग के साथ में प्राणायाम है, और प्राणायाम में जो प्राण वायु है, श्वास जो अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेने से कोशिकाओं की में ऑक्सीजन गेन कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन की प्राप्ति है
कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे वो अधिक कार्य कर पाती है। उनकी जो मृत्यु होती है, कोशिकाओं की जो डेथ होती है, कोशिकाएं शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी सेल्स का टूटना, एनाबॉलिज्म यानी कोशिकाओं का बनना। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म शरीर में चलता रहता है, इन दोनों का बैलेंस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म को क्रिया है वह प्राण के द्वारा ही, कोशिकाओं को द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस बनाए रखने के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्वसन क्रिया के लिए। आज कोविड को देखते हुए भी प्राणायाम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये फेफड़ों को पूरा विस्तार करता है। जब शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वह बीमारियों के लड़ने के लिए सक्षम होगा। इकबाल खान गौरी हमारे बीच हैं। इकबाल जी, आप बताएं कि आपने इतने समय में इतने सारे लोगों को योग सिखाया, आप खुद भी योग करते हैं, क्या इसके कुछ सच में सकारात्मक परिणाम लोगों पर दिखाई देते हैं? हाँ सर, ये सच सकारात्मक परिणाम के लिए योग की बात करें तो कहने की बात नहीं है। एक्चुअली में आप रिसर्च देखेंगे, मैंने खुद ने पीएचडी किया है, और आप रिसर्च देखेंगे तो हाइपरटेंशन के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर, मोटापे के ऊपर योग के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग मॉड्यूल्स बनाकर ट्रायल किए गए हैं, और आपको लाखों हजारों रिसर्च पेपर ऐसे मिलेंगे जिनमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। सकारात्मक परिणाम की गणना कहने से, सुनने से न करके अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा साइंटिफिक व्यू से की जाए तो ही वो सकारात्मक परिणाम माना जा सकता है। किसी के कहने को तो बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं कि हमको लोग योग से ये लाभ हुआ मानते हैं, उनको लाभ भी हुआ, लेकिन उस चीज़ों को अगर अपने को साइंटिफिक व्यू में कहना है तो अपने को उनको डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। योग करने से पहले 30 डेज बाद, 60 डेज बाद और 90 डेज बाद और 120 डेज 120 दिन के बाद अपने डाटा मॉड्यूल्स के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करके डाटा इकट्ठा करना होता है। उसका डाटा एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद बता पाते हैं कि हाँ, इस योगा ने स्पेसिफिक डिजीज पर यह प्रभाव डाला। ये साइंटिफिकली प्रूव है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है लगभग सभी व्याधियों में, और वेदों में तो लिखा है कि योग सब व्याधियों को नष्ट करता है। इकबाल जी, दो चीज़ें हैं। एक तो जो जीवन शैली है, पुरुष की, मानव की जो जीवन शैली है, तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ शारीरिक श्रम की उसमें कमी हुई है, और उसका बैठना या आराम करना ज़्यादा हो गया है। काम भी वो करता है तो बैठकर करता है। और दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा तकनीक आई है, तकनीक के इस्तेमाल के साथ दूसरी परेशानियां बढ़ी है, जैसे कि बहुत सारा समय अब जो दफ्तरों में कार्य भी है उसमें भी लंबे समय तक लोग कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन सब आदतों के चलते हमारे शरीर में जो दिक्कतें आई है उससे योग कैसे निपटता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपका आज के युग में। और जब हम आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना रहे हैं तो इसके प्रति अपने को चेतना का विस्तार होना चाहिए। आज का जो युग है यांत्रिक युग है, और अपने कंप्यूटर और मोबाइल इसके ऊपर अपने 12-12 घंटे 14-14 घंटे अपने रहते हैं। तो इससे क्या है, सबसे पहले आंखों के लिए जब अपने को अगर बहुत आवश्यक कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर का कार्य कर रहे हैं, तो अपने को बीच में 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में अपने को 2 मिनट का 5 मिनट का गैप देकर आंखों का नेत्र चालन का अभ्यास, आंखों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास, दाएं और बाएं घुमाने का अभ्यास, गिरवा चालन, गर्दन को दाएं और बाएं घुमाने का अभ्यास, ये अपने को करना चाहिए। इसके अलावा अपने को WHO कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम आधा घंटे एक्सरसाइज या योग का अभ्यास करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन अवश्य करना चाहिए। 2 दिन आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि डेली 1 घंटे योगा अभ्यास नित्य करना चाहिए। जो व्यक्ति 1 घंटे योगा अभ्यास नित्य करेगा उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है आज इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि देर रात तक जगना, खाने का भोजन का समय नहीं, सही टाइम पे समय पे भोजन नहीं करना, बाहर का भोजन करना, फास्ट फूड खाना, और जब जो अपनी जठराग्नि होती है, भूख पचाने की, खाना पचाने के लिए जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, वो एक निश्चित समय पर प्रबल होती है। जैसे दिन में 12 बजे का टाइम है या 11 बजे का टाइम है, उस समय एक तेज भूख लगती है,
शाम को 6 बजे का एक तेज भूख लगने का जो समय है, अग्नि का समय है, वो प्रदीप्त होती है। उस समय अगर अपने भोजन नहीं मिलता है, उस समय अपने चाय पी लेते हैं या फास्ट फूड खा लेते हैं, तो वो अग्नि मंद हो जाती है और जब अपने भोजन करते हैं तो वह उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। या फिर अपने अभी भोजन किया, उसके थोड़ी देर बाद में कुछ और खा रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लगातार भोजन करने से भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। भोजन प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने से अपने मोटापा है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, अस्थमा है आदि दैनिक जीवन से संबंधित व्याधियां बढ़ती जाती है। आजकल स्कूलों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए जीवन शैली उत्तरदायी है। आधी से ज़्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, गैर संक्रामक जो व्याधियां हैं, उनको जीवन शैली में सुधार करके कम किया जा सकता है। जब तक अपने जीवन शैली में सुधार नहीं करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय जो जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में अपने अगर नहीं उठेंगे तब तक अपनी दिनचर्या ठीक नहीं हो सकती। अगर अपने सूर्योदय के बाद दिन में 8 या 9 बजे के आसपास उठते हैं तो अपनी दिनचर्या सारी गड़बड़ा जाती है। न तो योग और एक्सरसाइज के लिए समय मिलता है और फिर आगे कार्य भी सारे देरी से होते जाते हैं। तो कहना यह है, शास्त्रों में लिखा है कि रात्रिकालीन 8-9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद जैसा आयुर्वेद में लिखा है वैसी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। इकबाल खान जी, जाते जाते तमाम श्रोताओं के आज के दिन क्या कहेंगे? मैं आज के दिन यही कहूँगा, जैसे ये कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना के अंदर हर तरफ चिंता है कि हो नहीं जाए, हो जाए तो लोग कोरोना के प्रति वो इसको हो गया बोलने में हो जाता है तो एक भय पैदा हो जाता है और रोगी अगर ठीक होके आ जाता है तो भी उससे दूरी बना के रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से जो संक्रमित होने के बाद व्यक्ति अगर ठीक होके आ गया है तो उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को हो भी जाता है तो मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपने मानसिक रूप से दृढ़ बनाएं और नित्य योग करें। आयुर्वेदिक जो उपचार है, आयुर्वेदिक गिलोय है, जैसा कि आयुष विभाग ने जारी किया है, दालचीनी है, तुलसी है, इन सब को काढ़े के रूप में अपने प्रयुक्त करें और अपनी जो जीवनचर्या है उसको सुधारें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, गवर्नमेंट के जो नियम है उनका पालन करें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और योग करें। इकबाल खान गौरी, आपका बहुत बहुत आभार।